औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन इन्नहु खैरुन नासिरन व मुईन अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्ज़ा वस्सलातु वस्सलाम व तहिय्यतु वल इकराम अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि त्ताहिरीन व सहबिहिल मुंतजबीन अम्मा बअद। अस्सलामु अलैकुम जमीन व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस्लामिक लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लेक्चर सीरीज का आज तीसरा दिन है। अल सादिक इंस्टीट्यूट ऑफ इस्लामिक बैंकिंग फाइनेंस एंड तकाफुल की जानिब से हर साल माह मुबारक रमज़ान में इस स्पेशल लेक्चर सीरीज का इनेकाद किया जाता है, जिसमें बतौर ख़ास बिजनेस एथिक्स ऑफ इस्लाम, इस्लामिक लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इंट्रोडक्शन टू इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस और दीगर अहम मौज़ूआत मसलन रिबा, रिस्क वगैरह वगैरह पर लेक्चर सीरीज का इनेकाद किया जाता है। अल सादिक इंस्टीट्यूट इस्लामिक बैंकिंग फाइनेंस एंड तकाफुल पाकिस्तान में इस्लामिक बैंकिंग या इस्लामिक फाइनेंस की अवेयरनेस, प्रमोशन और कैपेसिटी बिल्डिंग के हवाले से एक मोतबर इदारा है, जो कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और SECP सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान का एक रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट है। आप अल सादिक इंस्टीट्यूट के हवाले से मजीद मालूमात हासिल करने के लिए अल सादिक इंस्टीट्यूट की वेबसाइट को एक मरतबा विजिट कर सकते हैं या सोशल मीडिया हैंडल्स को देख सकते हैं, जिसमें अल सादिक इंस्टीट्यूट की मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में आप देखेंगे कि हम मुख्तलिफ कोर्सेज करवाते हैं फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल, स्टूडेंट्स के लिए, प्रोफेशनल बैंकर्स के लिए, शरिया स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ट्रेड एंड फाइनेंस, एकेडमिक ट्रेनर्स, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और इस तरह से वेबिनार सीरीज और रिसर्च इनिशिएटिव्स हैं। इसी ज़मीन में रमज़ान में हम ये प्रोग्राम मुनक़्क़िद करवा रहे हैं इस्लामिक लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का, जिसका आज तीसरा दिन है। और कल हमने जो इब्तदाई तौर पर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है उसकी बुनियादी शराइत को पढ़ा था, और उसके ज़मीन में जो कॉन्टेम्प्रेरी एप्लीकेशंस हैं, मसलन फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होती है, फॉरेक्स ट्रेडिंग का शरई हुक्म क्या है, करेंसी की सेल परचेज जनरली अगर की जाए तो उसके ऊपर क्या शरई अहकामात लागू होते हैं, डिजिटल करेंसी के हवाले से हमने कल बात की, शेयर्स की खरीदो फरोख्त, बॉन्ड्स की खरीदो फरोख्त वगैरह वगैरह। आज हम बात करेंगे लीजिंग कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से। इजारा, नबी में से इजारा कहते हैं। याद रखें, कोई ये ना समझे कि इस्लामिक फाइनेंस का मतलब फकत बाज अरबी इस्तिलाहात का इस्तेमाल है। बस औकात लोग ये कहते हैं अरबी इस्तिलाहात है, भाई इंग्लिश में कह दीजिए आप। जबान है, जबान में कोई ना कोई लफ्ज तो होगा। उर्दू में इसे किराएदारी का मामला कहते हैं। अलबत्ता शरीयत में इन तमाम मामलात के अहकामात मौजूद हैं, और अगर मैंने नहीं पढ़े या मसलन मैं नहीं जानता तो इसमें कमी कोताही मेरी तरफ से, ना कि शरई अहकामात मौजूद नहीं है, बल्कि वो तो अपनी जगह मौजूद हैं। और जो भी अहकामात बताए जा रहे हैं वो तमाम वही हैं जो कुरान और हदीस से माखूज हैं, जिनको फुकाहे कराम ने आज से हजारों साल पहले लिखा है। तो लिहाजा ऐसा नहीं है कि शरीयत में मामलात के हवाले से रहनुमाई नहीं है, बल्कि एक एक जुज़इये पे, एक एक आप कहें कि कोई भी मसला होता है छोटे से छोटा, उसके हवाले से भी शरई अहकामात वाज़ेह तौर पर मौजूद हैं। तो आइए आज हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लीजिंग, अक़्द इजारा के हवाले से जानने की कोशिश करते हैं कि इजारा क्या होता है, इजारा के अहकामात क्या है, क्योंकि ज़ाहिर है ये मामला इतना अहम है कि जिससे फरार मुमकिन नहीं है। रोज़मर्रा के मामलात में कभी कभार हमने अपना घर किसी को किराए पे दिया हुआ होता है, कभी हम किसी के घर में किराए पे रह रहे हैं, कहीं हम जॉब कर रहे हैं जाकर, तो गोया ये हमारा उजरत पे काम कर रहे हैं ना, इजारतुल अशखास। इसी तरह से कभी हम कोई चीज़ रेंट पर लेते हैं, कभी गाड़ी रेंट पर ली गई है, कभी घर होता है वगैरह वगैरह। तो ये एक ऐसा मामला है जो मुब्तला बे है, यानी जिसके ऊपर लोग मामलात अंजाम दे रहे हैं। तो इसके हवाले से अहकामात का जानना बहुत ज़रूरी है। और मैंने इब्तिदा में भी आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था, वो जो अमीर मोमिनीन का फरमान है कि मन तजारा बगैर फ़िक़्ह, जो तिजारत करता है बगैर हलाल और हराम के समझे, उसमें तिजारत का एक उमूमी मतलब कुल्ले मामलात है, यानी कोई भी माली मामला कर रहा है और हलाल और हराम को नहीं समझता तो वो रिबा में पड़ जाएगा। और रिबा ऐसा गुनाह है जिसको अल्लाह और उसके रसूल से जंग के मुतरादिफ करार दिया गया है। तो लिहाजा हम सबकी जिम्मेदारी, जिस तरह हम इबादात के हवाले से अहकामात सीखते हैं, इस तरह मामलात के हवाले से भी सीखें। कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लीज रेफर्स टू एक्सचेंज द यूजफ्रक्ट ऑफ स्पेसिफिक एसेट और सर्विस ऑफ अ पर्सन which is permissible as per Sharia by the lessor to the lessee against the agreed upon consideration। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लीज क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ द यूजफ्रक्ट। आप किसी
असासे की मनफात को किसी दूसरे शख्स को देते हैं, इस्तेमाल के हक को, हक्कुल इंतफा या फिर मनफात। देखिए फर्क क्या है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लीज में। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में आप एक चीज बेच देते हैं, तो वो आप ओनरशिप उस एसेट की ट्रांसफर कर देते हैं। जबकि इजारा में ओनरशिप एसेट की ट्रांसफर नहीं होती, एसेट रिमेन्स विद द ओरिजिनल ओनर। सिर्फ उसका यूजरफ्रक्ट जो होता है एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए लेसी को मिल जाता है। या जो पार्टीज होती है कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज, एक होता है लेसोर यानी किराए पर देने वाला, और एक मर्तबा लेसी किराए पर लेने वाला। ठीक है, दो चीजें हो सकती हैं यूजरफ्रक्ट, या किसी चीज की हो सकती है स्पेसिफिक एसेट, मसलन मैं घर ले लूं, मसलन मैं गाड़ी ले लूं, मसलन मैं कोई मशीन ले लूं, और अ सर्विस ऑफ अ पर्सन, या किसी शख्स की मैं सलाहियतों को इजारे पर लूं, मसलन जैसे जॉब होती है। तो दो तरह के इजारे होते हैं, एक होता है इजारतुल आयान यानी चीजों पर इजारा, और एक होता है इजारतुल अशखास यानी लोगों का इजारा। जब कोई मेरे लिए काम कर रहा है, मेरा मुलाजिम है, मसलन कोई आपका कोई मुलाजिम है, घर पे कोई काम कर रहा है, हम कोई काम किसी को देते हैं, वो कोई काम करता है, तो ये जब हम चीज को इजारा पर देते हैं तो उसको कहते हैं ऐन मुस्ताजरा, यानी वो चीज जिसको इजारे पर लिया गया है। और जब कोई शख्स खुद काम करता है, मतलब मजदूर कोई घर पे काम कर रहा है, कोई जॉब पर जा रहा है, उसे अजीर कहते हैं। लेकिन इसकी शर्त क्या है, विच इज परमिजिबल एज पर शरिया, वो चीज जिसको इजारा पर लिया गया है वो शरअन जायज हो, या फिर वो काम जिसके लिए इजारे पर किसी शख्स को लिया गया है वो काम जायज हो। जैसे मैंने कल बहुत तफसील से जिक्र किया था इस बात को, मसलन मैं कोई ऐसी चीज इजारे पर ले रहा हूं जो कि नाजायज है। इसकी एक मिसाल ले सकते हैं आप, कोई ऐसी चीज जो डेडिकेटेड है हराम कामों के लिए, उसको इजारे पर देना। या कोई एक ऐसा एसेट है जो हराम कामों में ही इस्तेमाल होता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो सिर्फ म्यूजिक ही के लिए इस्तेमाल होंगे, या फिर बुत वगैरह जो होते हैं जो परस्तिश के लिए, इबादत के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसको इस्तेमाल के लिए देना किसी को, तो ये वो चीजें हैं जो शरअन नाजायज हैं। इसी तरह से नाजायज कामों के लिए, मसलन किसी शख्स को चोरी करने के लिए उजरत पर ले लेना कि वो मेरा ये काम करेगा, कोई नाजायज काम करने के लिए, वो कुछ भी काम हो सकता है जो कि शरअन नाजायज हो। तो सही इजारे की शर्त क्या है कि इजारा जिस चीज पे किया जा रहा है या जिस मकसद के लिए किया जा रहा है, जिस शख्स के साथ, वो मकसद शरअन जायज होना चाहिए, फर्म बाय शरिया। इजारे पर देने वाला लेसौर कहलाता है, जिसे हम मोजिर कहते हैं या अजीर कहेंगे। लेजी मुस्ताजिर कहलाता है। चूंकि कभी कभार आप चीज को इजारे पर लेते हैं, कभी कभार आप किसी शख्स को, तो इस हवाले से इस्तिलाहात बदल जाती हैं। अगेंस्ट द एग्रीड अपॉन कंसिडरेशन, इजारा फ्री में नहीं होता, इजारा किसी एवज के बदले होता है, कोई माल के बदले होता है। मैंने कल भी जिक्र किया था आपकी खिदमत में कि अगर आप कोई मामला करते हैं जिसमें आप कोई चीज इस्तेमाल के लिए दे रहे हैं या कोई काम फ्री में कर रहे हैं, तो उसे आरिया कहते हैं, आरियतन। लेकिन अगर वही काम आप पैसों के बदले कर रहे हैं या करवा रहे हैं, तो ये इजारा कहलाएगा। इजारा एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कंपनसेशन है, कंपनसेटरी कॉन्ट्रैक्ट है, अब्द मुआवजा है। यानी यहाँ एक शख्स काम कर रहा है या चीज दे रहा है और दूसरा उसके बदले उजरत दे रहा है। लेकिन जो आरिया है, आरिया भी अपने रिजल्ट में एक ही है कि जो शख्स आरियतन किसी से गाड़ी ले रहा है, घर ले रहा है, वो उसमें रह रहा है, मनफात हासिल कर रहा है, लेकिन पैसे नहीं दे रहा। तो वो कौन सा कॉन्ट्रैक्ट हुआ, वो कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ क्योंकि दो पार्टीज हैं, दोनों की रजाइयत जरूरी है, लेकिन वो कंपनसेटरी नहीं है, अक़्द तबर्रो है। और फिर मैंने इसका एक हुक्म भी बताया था आपको कि गरर जो है वो अक़्द मुआवजात, यानी वो जो कंपनसेटरी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसमें मुआफ नहीं है, यानी वो मामला बातिल हो जाएगा अगर गरर होगा। जबकि उक़ूद तबर्रुआत में गरर भी हो अगर कुछ किसी हद तक, तो वो चल सकता है। इजारा की बुनियादी शराइत क्या है, पहली शर्त तो वही है कि जो पार्टीज है, कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज मस्ट पजेस द एलिजिबिलिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, अहलियतुल मुताअक़िदैन। अंग्रेजी में से कैपेसिटी कहते हैं, कैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज, अरबी में से अहलियत से ताबीर करते हैं। अहलियत किसे कहते हैं, बालिग होना। क्या बालिग होना काफी है, नहीं, आकिल होना। क्या सिर्फ आकिल होना काफी है, नहीं, इरादा होना। क्या सिर्फ इरादा होना काफी है, नहीं, महजूर तसर्रुफ ना होना। कम से कम ये चार चीजें होनी चाहिए। यूजुफ्रक्ट ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, यूजुफ्रक्ट ऑफ द एसेट ऑफ और सर्विस ऑफ अ पर्सन मस्ट बी परमिसिबल बाय शरिया। जो मैंने अभी बात बताई कि इजारे की दूसरी शर्त क्या है कि वो जो यूजुफ्रक्ट है वो चीज का हो या शख्स का हो, वो एज पर शरिया परमिसिबल हो। तीसरा,
यूजोफ्रक्ट ऑफ द सब्जेक्ट मैटर एसेट और पर्सन एंड कंसिडरेशन मस्ट बी स्पेसिफाइड इन टाइम बाउंडेड। ये बहुत अहम है कि जो मनफात है वो मालूम हो कि क्या है और कितने मिकदार और या कितने वक्त के लिए है। मैं घर किसी को किराए पर दूं, कितने वक्त के लिए दिया गया है ये बताना जरूरी है, वरना इजारा बातिल है। या अगर मैं कोई चीज किसी को इस्तेमाल के लिए दे रहा हूं तो उसकी मनफात क्या होगी। मैं घर दे रहा हूं, कोई वहां पे कारोबार शुरू कर दे, कोई फैक्ट्री लगा दे, स्मॉल जो फैक्ट्री होती है घर में, तो क्या वो जायज होगा? कहते हैं कि नहीं, अगर वहां मकसद सिर्फ रहना हो तो रहने के अलावा दीगर काम करना जायज नहीं होंगे। तो आपकी जो यूज ऑफ रेक्ट है वो पता हो वो क्या है, और वो टाइम बाउंडेड हो एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट अलॉन्ग विद द डिलीवरी एंड द पेमेंट मेथड ऑफ द एसेट पर्सन एंड फी। और ये भी पता हो कि कब दिया जाएगा, यानी मसलन मैंने घर किराए पे लिया, घर कब किराए पे मिलेगा, ताकि आपका किराया उस दिन से शुरू हो जिस दिन से आपको चीज मिली है। इजारा आपका पहले नहीं शुरू हो सकता, ठीक है। हाँ, अगर वो पहले पैसे ले ले तो वो उसके पास अमानत के तौर पे रहेंगे, लेकिन वो उजरत शुमार नहीं होगी शरन। मसलन अगर वो डिलीवर ना कर सके एसेट, तो जो पैसे आपने इजाफी तौर पे दिए हैं वो आपको वापस मिलेंगे, और जो उजरत है वो भी वाजिब होनी चाहिए। ये एक बुनियादी हुक्म हो गया। चौथा बुनियादी हुक्म क्या है? कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर्स आर borne by the lessor while revenue expenses are borne by the lessee and the risk of asset remains with the asset owner lessor। कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर्स जितने हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर की तारीफ अकाउंटिंग टर्म्स में क्या करते हैं? एनी एसेट विच इंक्रीजेस द लाइफ ऑफ एन एसेट, जो किसी भी एसेट की या तो वैल्यू बढ़ा दे या लाइफ बढ़ा दे, उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। वो सब की सब जिम्मेदारी होगी लेसौर की। लेसौर यानी किराए पे देने वाला। मसलन घर का कलर करवाना, घर में कोई मेजर मेंटेनेंस आ गई है, ये सारी चीजें जो है वो लेसौर करवाएगा। अलबत्ता इसके अंदर उर्फ का मसला आता है, यानी उर्फ में देखा जाता है कि फला इलाके के उर्फ में कौन कौन से काम शामिल हैं जो किराएदार करवाता है, कौन कौन से काम शामिल है जो मालिक मकान या मालिक उस असासे का करवाता है। रेंटा कार करते हैं, रेंटा कार के अंदर कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर होंगे, कुछ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होंगे। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मसलन ऑयलिंग करवाना उसकी, मसलन पेट्रोल डलवाना या बेसिक मेंटेनेंस, वो सब का सब लेसी करवाएगा। या कस्टम्स में भी देखा जाता है कि कौन कौन से और काम करवाए जाएंगे। लेकिन अगर टायर चेंज करवाना है, मतलब कोई मेजर मेंटेनेंस है, ये सारे के सारा ओनर करवाएगा, और रिस्क ऑफ एसेट भी ओनर कराएगा, लेसी का नहीं रहेगा। लेसी का रिस्क नहीं है। मगर अगर वो रिस्क लेसी के अमल की वजह से आया हो, मसलन मैंने गाड़ी किराए पे ली और मैंने उसका एक्सीडेंट किया है, तो इसका नुकसान मुझ पर होगा, गलती अगर मेरी हो। लेकिन अगर मेरी गलती नहीं है, गाड़ी मसलन छिन गई, तो गाड़ी का ओनर, या फिर चोरी हो गई और मेरी उसके अंदर कोई कमी कोताही नहीं थी, या जलजला आ गया अल्लाह ना करे, या कोई और एक कुदरती आफत आ गई, तो उसका जो रिस्क है वो ओनर के साथ है, जैसे घर में होता है। लेकिन अगर कोई नुकसान किराएदार की नेग्लिजेंस की वजह से, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से या मिसकंडक्ट की वजह से हो, तो जाहिर है उसका नुकसान जो है वो किराएदार उठाएगा। तो अगर कोई कमी कोताही है, गफलत है, तो उसका नुकसान तो वही उठाएगा जिसने गफलत की। लेकिन अगर आप जनरली देखें, तो जनरली जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो लेसी बर्दाश्त करेगा, और कैपिटल एक्सपेंडिचर लेसौर बर्दाश्त करेगा। नंबर 5, मस्ट नॉट कंटेन गरर एंड किमार। इजारे का मामला गरर पर मबनी नहीं होना चाहिए, यानी क्या उजरत है नहीं पता। मसलन ये कि उमूमी तौर पे होता है कि आप पहले, अब तो ये बहुत आसान हो गया है जब से ये प्लेटफॉर्म्स आए हैं, उबर, बाइकिया, आई इन ड्राइव वगैरह। वरना उमूमी तौर पे जब पहले टैक्सी या रिक्शे होते थे तो जी आप कितने पैसे लेंगे, वो रिक्शे वाला या टैक्सी वाला कहता नहीं, बैठ जाए जो मर्जी आप दे दीजिएगा। तो भाई बता दें कितने होंगे, कहते नहीं नहीं जो मर्जी आए दे दीजिएगा। फिर हम बैठ गए, और बैठ के अपनी जगह चले गए, और हम अपनी मर्जी से पैसे दे दिए। अब हमारी मर्जी वो पसंद ही नहीं कर रहा, वो कह रहा है नहीं नहीं ये तो पैसे कम है। तो हमने कहा भाई आपने ही तो कहा था कि जो मर्जी आए, अब हमारी ये मर्जी है। तो ये मामला असलन दुरुस्त नहीं है इस तरह से अंजाम देना। जो भी इजारे का मामला, चाहे वो डॉक्यूमेंटेड हो या वर्बल हो, उसके अंदर पहले तय हो मिकदार। बाकायदा रवायात में आता है कि मेहनत की, मजदूर की मजदूरी से पहले उसके मेहनत की उजरत को तय किया जाए, और पसीना सूखने से पहले दे दी जाए। अब यहाँ बड़ी मुश्किल है, अगर आप पहले उजरत दे दें तो वो काम नहीं करता, और अगर वो काम कर दे तो यहाँ उजरत देने वाला उजरत को बहुत डिले करता है। तो यहाँ पर आदाब आता है, अखलाक आता है, अखलाक इस्लामी। सिर्फ अहकाम नहीं है, अहकाम अखलाक के साथ है। वरना इंसान सिर्फ अहकाम पढ़ेगा, अखलाक नहीं पढ़ेगा, तब भी मामला नहीं बनेगा। किमार ना हो, यानी सट्टे का, जुए का एलिमेंट ना हो, कि मैं तुम्हें घर किराए पे दूंगा अगर मसलन आज रात में बारिश हो गई।
मसलन फला अगर तुमने मेरा काम कर दिया, या इसी तरह से दीगर मामला। अच्छा, यहीं पे जिम्मन एक बात आ गई, एडवांस रेंट। एडवांस रेंट क्या होता है कि रेफर्स टू एन अपफ्रंट पेमेंट मेड बाय द टेनेंट टू द लैंडलॉर्ड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द लीज टर्म। इट इज कंसीडर्ड लायबिलिटी ऑफ द लेसोर। अगर हम कहीं भी किराए पे घर लेते हैं, वो कहते हैं एडवांस दे दें 6 महीने का, 1 साल का। ये क्या होता है? ये दरअसल एक लायबिलिटी है जो लेसोर के पास है, लेजी की अमानत रहेगी। ये अहम मुमकिन है कि वो बाद में किराए से कंपनसेट की जा सकती है। मसलन मैं 3 महीने रहा और मैंने कहा भाई ये 3 महीने का किराया मेरे एडवांस में से कंपनसेट, तो ये आता है कि एडवांस रेंट ले लिया जाता है और बाद में उसको या तो दिया ही नहीं जाता या बहुत ज्यादा काट लिया जाता है। ये बड़ी ज्यादती होती है। मसलन अगर वाकई कोई ऐसा मैंने घर किराए पे किसी को दिया, गाड़ी किराए पे दी, और बाद में जब वो 3 महीने बाद घर दिया वापसी या गाड़ी दी, तो मैंने देखा उसके अंदर तो भाई बड़ा नुकसान किया हुआ है आपने, और वो उनकी नेग्लिजेंस की वजह से अगर है, तो फिर मैं कंपनसेट कर सकता हूँ। लेकिन अगर नेग्लिजेंस की वजह से ना हो बल्कि वो जेन्युइन हो, तो उस वक्त मैं कंपनसेट नहीं कर सकता, नंबर एक। नंबर दो, एडवांस रेंट में बाज औकात लोग क्या कहते हैं, भाई आपने 1 लाख रुपए दिया था उस वक्त हमें 3 साल पहले, अब तो इसकी वैल्यू बहुत कम हो गई है, हम आपको 50,000 रुपए देंगे। ये भी दुरुस्त नहीं है। अमानत जितनी यही है उतनी वापसी की जाएगी। क्योंकि अगर इन केस ये रैंड वैल्यू बढ़ चुकी होती, डॉलर में दिया होता एडवांस, और डॉलर की जो वैल्यू है वो डबल हो गई है, पाकिस्तान में ट्रिपल हो चुकी है बल्कि, तो अब अगर कोई आपका रेंट या एडवांस आपको $100 की जगह $30 दे दे कि भाई $30 अब $100 के बराबर हो गए, इतनी ज्यादा वैल्यू है, तो क्या ये कबूल है? बात नहीं कबूल है। तो जो रेंट का एडवांस होता है वो उतना ही होता है। इन केस अगर कभी प्राइस वैल्यू जो इन्फ्लेशन जिसे हम कहते हैं, ये परचेजिंग पावर में कमी आना, उसके ऊपर मुसालहत की जा सकती है, यानी बाद में तय किया जा सकता है वसुलह खैर, कि भाई ये इतना कम हो गया है परचेजिंग पावर, आप जरा कम कर लें। तो वो उस बुनियाद पर हो सकता है। अलबत्ता बाय वर्च्यू ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इस तरह से कमी करना जायज नहीं है, और ये रिबा का मामला क्या करार पाएगा। तो ये हो गए इसके बुनियादी अहकाम। मसलन आजकल अब बात होती है फ्रीलांस क्लाइंट ऑन अ प्रोजेक्ट और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस विदाउट बीइंग टाइड टू अ सिंगल एम्प्लॉयर। दरअसल ये इजारा ही का कॉन्सेप्ट है। आप फिक्स्ड एम्प्लॉय बन जाएं या फिर फ्रीलांसिंग करें, यानी मतलब प्रोजेक्ट्स को ले लिया जाए और उसके ऊपर काम कर लिया जाए, तो इसके ऊपर भी ये तमाम अहकाम जारी होंगे जो इसके ऊपर है। अब वो चाहे कंटेंट क्रिएशन का हो, डिजिटल मार्केटिंग करनी हो, या फिर मसलन आप वमा इला ज़ालिक जो भी काम है, वेबसाइट डेवलपमेंट हो, आजकल और भी सारे काम शुरू हो गए हैं। ये सारे फ्रीलांसिंग के काम है, सब के ऊपर इजारा के अहकाम जारी होते हैं। यानी जो काम किया जाए वो शरन जायज हो, उजरत पता हो, कब काम शुरू होगा, क्या उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, वगैरह वगैरह। जमन एक बात आ गई तो मैंने कहा एक बता दूं, आजकल पैरामिड स्कीम या मल्टी लेवल मार्केटिंग, इसमें बहुत सारे लोग बाज़ों का शिकार भी हो जाते हैं। ये कानूनी तौर पे भी नाजायज है, शरई एतबार से भी ये नाजायज है। मुमकिन है कोई बोले कि भाई हम तो प्रोडक्ट सेल करते हैं। मल्टी लेवल मार्केटिंग क्या होता है कि एक शख्स कोई प्रोडक्ट किसी को देता है, पहले प्रोडक्ट भी नहीं था, ये जब पहले अनाउंस हुई थी, ये पॉन्जी स्कीम्स कहलाती हैं। कि मैं किसी शख्स को कहता हूँ कि आप मेरे साथ शरीक हो जाएं, इतने पैसे मुझे दें, मैं आपको इतना प्रॉफिट दूंगा। अच्छा भाई क्या करते हैं आप ये नहीं पता, लेकिन बहरहाल प्रॉफिट दूंगा मैं आपको। फिर आप अपने साथ 2 लोग और लगाएं, उन 2 लोगों के पैसे आप मुझे दें, तो फिर उनका प्रॉफिट आपको मिलेगा। और फिर उन दोनों को स्कीम ये दी जाएगी कि वो अपने नीचे मजीद 2 2 लोग लगाएं। हर एक इंसान अपने साथ नए नए पार्टिसिपेंट्स को लाएगा, जिसे पैरामिड कहते हैं। पैरामिड चूंकि वो ऊपर बहुत यानी साइज कम होता है, नीचे बढ़ता चले जाता है। ये उम्मी तौर पे जो स्कीम्स रही हैं इंडिया में, बाकायदा इसके ऊपर लेजिस्लेशन हुई, पाकिस्तान में इसको बाकायदा बैंड किया गया एसएससीपी की जानिब से। तो कोई भी मामला अगर वैसे भी हुकूमत की तरफ से मना है तो वो मना शुमार होगा। हमारे फुकाहा ने, यानी बिलखुसूस फुकाहा इमामिया ने और दीगर फुकाहा ने भी ये कहा है कि जब तक हुकूमत का कोई इंस्ट्रक्शन शरीयत के मुकाबले में ना हो, तो हुकूमत का इख्तियार है कि वो बाज़ चीज़ों को जो जायज़ है उसे रोक सकता है, मना कर सकता है। वाजिब को हराम नहीं कर सकता, हराम को हलाल नहीं कर सकता। अलबत्ता जायज़ चीज़ों से रोका जा सकता है। मुमकिन हम बोले शरन तो जायज़ है, लेकिन अगर हुकूमत किसी चीज़ पर पाबंदी लगा दे तो उसका अंजाम देना भी नाजायज़ है। मसलन सिग्नल तोड़ना, सिग्नल तोड़ना कोई शरई मामला नहीं है, लेकिन फुकाहा ने कहा है कि हुकूमती कवानीन की रियायत करना वाजिब है। अगर कोई तोड़ता है, कोई बोले कोई नुकसान नहीं हुआ, तब भी ये काम नाजायज ही शुमार होगा। ये हम उस वक्त की बात कर रहे हैं जब मामला बिल्कुल दुरुस्त है। हाँ, अगर हुकूमत में ही बदगुमानियां मौजूद हैं और 10 मसाइल हैं, मसलन एक जायज़ काम भी रिश्वत के बगैर नहीं होता है, तो उस वक्त वो रिश्वत देना हराम शुमार नहीं होगा बल्कि अपना हक हासिल करना ही शुमार होगा।
इसकी एक बहुत तफसील है, इंशाल्लाह कभी मौका रहा तो इस मौजू पे भी हम बात करेंगे। तो मल्टी लेवल मार्केटिंग ये एक दुरुस्त तरीका नहीं है। अब इसके अंदर प्रोडक्ट इन्वॉल्व कर लिया जाता है, लोगों को कहा जाता है हमारा बिजनेस हम ये करते हैं, और अक्सर और बेशतर चीजें बहुत ज्यादा मुबहम होती है, एम्बिग्युइटी बहुत ज्यादा पाई जाती है। तो ऐसी तमाम पॉन्जी स्कीम से आप लोग इज्तनाब करें। व्हाट्सएप आप खोलें तो कोई आपको 1 मिनट में कर्जा दे रहा है, कोई 2 मिनट में कर्जा दे रहा है, कोई 5 मिनट में कर्जा दे रहा है, 5,000 का कर्जा कोई आपको सिर्फ एनआईसी के ऊपर मिल जाएगा। इन सब से इज्तनाब करें। देखिए कोई भी अगर मामला हो रहा है ना, कोई भी इदारा है, तो या तो वो बैंकिंग इंडस्ट्री होगी या वो कॉर्पोरेट सेक्टर होगा, वो आपका एससीसीपी से रजिस्टर्ड होना चाहिए, उसके बाद लाइसेंस होना चाहिए, उसका कारोबार वाज़ेह होना चाहिए। इसके अलावा ये जो फैंसी टाइप चीजें लग रही होती हैं, जो बड़ी फैसिनेटिंग होती हैं हमारे लिए, कह रहे यार कर्जा मिल गया, ये बहुत ज्यादा नुकसानदेह होती हैं। चाहे वो इस्लामी लिबादे में हो या गैर इस्लामी लिबादे में हो। बाज़ औक़ात लोग अल्लाह रसूल के नाम पे ये काम करते हैं, बाज़ औक़ात लोग जनरली ये काम कर रहे होते हैं। तो पहला तो हमारी जिम्मेदारी है कि कोई भी काम हो रहा है तो हम उसके अंदर लीगलिटी उसकी चेक करें, भाई कानूनी एतबार से ये दुरुस्त काम है या नहीं है, इसके पास अप्रूवल है, लाइसेंस है। जरूरी नहीं है कि हर चीज में लाइसेंस ही हो, लेकिन कम से कम आपका ट्रस्ट बढ़ जाता है। और जो ऐसे काम है लोकल नौयत के, यानी बहुत ज्यादा बड़े स्केल पे नहीं है, तो वहां पर आपका ट्रस्ट बहुत जरूरी है। और ट्रस्ट से मुंह जबानी नहीं, बल्कि आप देखें पैसे दे रहे हैं तो पैसे कहाँ लग रहे हैं। लोग पैसे जमा करके बाज़ औक़ात सूदी मामलात में लगा देते हैं, कर्जा दे देते हैं किसी को। अब आपने अच्छी नीयत से दिए कि जी कर्ज होगा, मैं तो कारोबार कर रहा हूँ, मुझे तो नफा मिलेगा, पता ही नहीं है काम क्या हो रहा है। और ऐसे एक का डबल करने वाले डबल शाह आपको बहुत मिलेंगे। तो इन डबल शाहों से इज्तनाब करें। एफिलिएट मार्केटिंग भी ये होता है कि आप किसी का प्रोडक्ट बेच रहे होते हैं, उसके अंदर वो आपका ही होता है कि आप जितना बिकवाएंगे तो आपको एक तो आपकी मार्केटिंग के पैसे और जो आपको सेल होगी उसमें से कमीशन भी मिलेगा। तो अगर ये मामला कोई बेचने वाला खुद कर देता है वकील के तौर पे कि आप ये मेरा प्रोडक्ट बिकवाएं और मैं आपको कमीशन भी दूंगा आपकी जरूरत के अलावा, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। मगर ये कि आप जो काम कर रहे हैं वो जायज हो, और जो काम आप जिस मकसद के लिए कर रहे हैं वो भी जायज होना चाहिए। अच्छा, बाज औक़ात क्या होता है कि ये मार्केटिंग जो होती है वो प्रमोशन पोस्टिंग के जरिए हो रही होती है और दीगर चीजों के जरिए होती है। तो चूंकि आजकल डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत अहम उनसर है, फिजिकल मार्केटिंग से ज्यादा, बिल बोर्ड से ज्यादा डिजिटल मार्केटिंग के हर कोई एक स्क्रीन देख रहा है। तो इसमें अगर कोई किसी भी तरह सपोर्ट कर रहा होता है, जब तक कि वो प्रोडक्ट जायज हो, उसका मकसद जायज हो, तो उसके अंदर अगर एम्प्लॉयर के नजदीक वो काम करना, चाहे वो क्लिक्स करना ही क्यों ना हो, वो शुमार होता हो, तो उसके बदले रिवॉर्ड लेने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन बाज़ औक़ात हमारे यहाँ हर चीज का नाम एक रिवॉर्ड रख दिया है कि जी हमारा एक गेम है, हम उसके अंदर दरख्तों को पानी पिलाते हैं। और पता नहीं, हम बस एक बाइनेंस का जब नया शुरू हुआ था तो बस आप जाके बाइनेंस खोलें और वहां जाके एक क्लिक कर दें, तो वो आपका एक 0.0000001% एक बिटकॉइन बन जाएगा आपका। तो हमारे यहाँ हर चीज को बाज़ औक़ात फाइनेंशियलाइजेशन के तौर पे लाया गया है। फाइनेंशियलाइजेशन बहुत ज्यादा होना भी कोई अच्छी चीज नहीं है। सस्टेनेबल कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी होनी चाहिए। तो सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर कि जी बाज़ औक़ात मकसद ही होता है कंज्यूमर्स को लाना, और कोई बाहदफ एक्टिविटी नहीं होती। तो इन सारी चीज़ों से बहरहाल इज्तनाब करें। अब ये हमारे यहाँ सारी चीज़ें इंपोर्ट होती हैं, वेस्टर्न कल्चर के थ्रू आती हैं या हमारे यहाँ बन जाती हैं, और हम इसके सिर्फ यूज़र हैं, इसके डेवलपर नहीं हैं। तो हम आज तक सिर्फ इसके हलाल तो हरामी पे बात कर रहे हैं। काश कि हम लोग इसको प्रोएक्टिवली चीज़ों को समझें और इसके डेवलपर बने, ना सिर्फ ये कि यूज़र बने। इजारा हो गया हमारा। अब आप आ जाए मुशारका पे। मेरे ख्याल में मुशारका और एजेंसी हमारा रह गया है, तो हम पहले मुकम्मल कर लें, फिर सवालात को आज देख सकते हैं। मुशारका एक पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट है जिसके अंदर दो इस्तेलाहात इस्तेमाल होती हैं, या तो मुशारका या मुदारिबा। फर्क क्या है? मुशारका के अंदर दो लोग, दो पार्टीज, अब वो दो लोग भी हो सकते हैं, दो इदारे भी हो सकते हैं, 10 लोग भी हो सकते हैं, वो दोनों कैपिटल प्रोवाइड करते हैं और काम भी करते हैं। ये बहुत अहम है। मुशारका में कैपिटल प्रोवाइड भी करते हैं, काम भी करते हैं, इसे मुशारका कहते हैं। लेकिन अगर मुशारका इस नौयत का हो कि कैपिटल एक शख्स प्रोवाइड करे, एक पार्टी प्रोवाइड करे, जबकि अमल दूसरा शख्स करे, इसे मुदारिबा कहते हैं। तो मुजारबा के अंदर कैपिटल प्रोवाइडर एक होता है जिसे रब्बुल माल कहते हैं, और काम करने वाला जिसे मुजारिब या आमिल कहते हैं। ठीक है। मुशारका के अंदर दोनों लोग कैपिटल प्रोवाइड करते हैं और दोनों लोग काम करते हैं। अब इससे फर्क क्या होगा, ये फर्क भी मैं आपको बता देता हूँ। कहते हैं कि पहले कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज के अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए, हम बहुत तफसील से बात कर चुके हैं। बिजनेस एक्टिविटी परमिसिबल होनी चाहिए, ये भी हम तफसील से बात कर चुके हैं। प्रॉफिट शेयरिंग
परसेंटेज वाजे होनी चाहिए, प्रॉफिट कितना होगा। अब यहाँ पे रोक के एक बात को सुने। अक्सर ये बात मशहूर है, प्रॉफिट फिक्स करना हराम है, प्रॉफिट फिक्स करना हराम है, अरे फिक्स कर लिया तो सूद बन गया। प्रॉफिट फिक्स करना हराम नहीं है, इसको आप समझें। एक मर्तबा मैं किसी को पैसे देता हूं और मैं प्रॉफिट को इन टर्म्स ऑफ नंबर्स फिक्स कर देता हूं। मैं कहता हूं कि आप मुझे 10,000 रुपए प्रॉफिट देंगे मेरे 1 लाख पे, या वो कह देता है कि मैं आपको 1 लाख रुपए पे 10,000 रुपए प्रॉफिट दूंगा। अगर तो ये 10,000 देने का मतलब ये हुआ कि चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, मुझे मेरे 10,000 रुपए मिलेंगे और मेरा जो 1 लाख रुपए वो भी सही और सालिम रहेगा, तो ये नाजायज तरीका है। क्यों? क्योंकि ये इस मरतबा मुशारका नहीं हो रहा, ये लोन कॉन्ट्रैक्ट है कि आपका कैपिटल गारंटीड है 1 लाख रुपए और आपको फिक्स अमाउंट में प्रॉफिट मिल रहा है, चाहे सामने वाले को लॉस ही क्यों ना हो रहा हो। लेकिन अगर इस तरह नहीं है, वो कह रहा है कि भाई मैं आपको 10,000 रुपए तक का प्रॉफिट दे सकता हूँ क्योंकि मुझे पता है मेरा बिजनेस चल रहा है और इतना मेरा टर्न टर्न ओवर होता है, तो मैं आपको 10,000 तक दे दूंगा। लेकिन इनकेस अगर लॉस हो गया तो लॉस भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, और अगर मुझे इतना प्रॉफिट नहीं हुआ तो मैं आपको कम दूंगा, इसमें कोई हर्ज नहीं है 10,000 बोल देने में भी। ठीक है? तो इसके असल एसेंस को समझे। अगर मकसद प्रॉफिट फिक्स करने का ऐसा हो कि मुझे फिक्स्ड अमाउंट मिले चाहे सामने वाले का लॉस ही क्यों ना हो, ये नाजायज है। क्योंकि शरीयत ये कहती है अगर उसका नफा ही नहीं हुआ तो वो आपको नफा क्यों दे, या अगर उसका नुकसान हो गया तो वो आपको नफा क्यों दे। लेकिन अगर ये नफे का बयान करना एक एक एहतमाल हो, एक प्रोबेबिलिटी हो कि भाई इतना प्रॉफिट हमें मिलता है और हम आपको इतना इतना देंगे, तो ये जायज है, वो कबूल कर ले कि हाँ ठीक है मुझे आप 10,000 तक दे दें, बाकी आप रख लीजिए। या फिर दूसरी सूरत क्या हो सकती है कि आप प्रॉफिट की परसेंटेज को डिसाइड कर लें, एज पर कैपिटल नहीं, एज पर प्रॉफिट। यानी मैं और आप कहें कि भाई प्रॉफिट का 50-50 करेंगे, तो जो भी प्रॉफिट हो, 10,000 हो तो भी 50-50, 20,000 हो तो भी 50-50, 50,000 हो तो भी 50-50। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि नहीं आप मुझे मेरे कैपिटल पे 10% देंगे, तो ये वही फिक्स करने वाली बात हो गई कि कैपिटल पे 10% यानी 1 लाख पे 10,000 देंगे। और अगर ये इस तरह फिक्स हो कि 10,000 हर सूरत में देना है, नुकसान की सूरत में तो नाजायज है। अलबत्ता अगर ये इस तरह ना हो, बल्कि ओके भाई उमूमी तौर पे 10,000 रुपये नफा मिल जाएगा आपको माहाना या सालाना, और जैसे बैंकों में होता है, बैंक कहता है कि मैं अप टू 10% दूंगा आपको। तो अप टू 10% का मतलब होता है बैंक को पता है कि आजकल फाइनेंसिंग रेट क्या चल रहा है, आजकल का एबॉर क्या है, तो अगर मैं फाइनेंसिंग आगे करूंगा तो मुझे प्रॉफिट कितना मिल जाएगा, तो मैं कितना अपने डिपॉजिटर को दे सकता हूँ, इसमें कोई हर्ज नहीं है। ठीक है? ये हो गई प्रॉफिट की बात। लॉस, मुशारका में अगर लॉस हो जाए तो चूंकि दोनों लोगों ने पैसे मिलाए थे, दोनों का फाइनेंशियल लॉस होगा। आपने भी 1,000 मिलाए, मैंने भी 1,000 मिलाए और लॉस हो गया 100 रुपए का, तो आपका भी लॉस हो गया, मेरा भी लॉस हो गया। कितना? आपका हाफ कैपिटल था, मेरा हाफ कैपिटल था। थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं इसे। आपका कैपिटल था 30,000 रुपए, मेरा कैपिटल था 70,000 रुपए। मेरा 70% इन्वेस्टमेंट है, आपके 30%। लॉस हो गया तो लॉस आपका 30% होगा, मेरा 70%। लॉस एज पर कैपिटल होगा। ठीक है? यानी जितना कैपिटल है उतना। अब अगर यही बात आ जाए मुजारबा के अंदर, तो मुजारबा में चूंकि फाइनेंशियल कैपिटल पैसे एक शख्स की तरफ से आए, या तो नुकसान होने की सूरत में माली नुकसान पैसे देने वाले का होगा, और अमल का नुकसान काम करने वाले का होगा। मैंने कोई काम नहीं किया तो मेरे पैसों का नुकसान होगा, मैंने कोई मेहनत नहीं की है। जिसने मेहनत की उसकी मेहनत जाया हो गई, उसको कोई नफा नहीं मिलेगा। ठीक है? और उसके पैसों का कोई नुकसान नहीं होगा। ये बात बहुत अहम है प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन में, मुशारका और मुजारबा में। ये फर्क याद रहे, ऐसा ना हो कि मैं किसी को पैसे मिलाऊं वो काम करे, लॉस दोनों में बटेगा। लॉस दोनों में नहीं बटेगा, क्यों? क्योंकि मुजारबा के अंदर पैसे एक में लाता है तो नुकसान भी माली एक ही का होगा। मुशारका में दोनों पैसे मिलाते हैं तो दोनों का नुकसान होगा एज पर कैपिटल। मस्ट नॉट कंटेन गरर एंड क़िमार, ये पुरानी बात हो गई। आ जाए आजकल की मिसालें ले लें कुछ। पहले म्यूचुअल फंड्स पे बात करते हैं। म्यूचुअल फंड्स यही होता है कि आप इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, एक म्यूचुअल फंड्स के यूनिट्स खरीद लेते हैं, कंपनीज के मुख्तलिफ शेयर्स होते हैं, उसको एक पूल बना लिया जाता है और एक म्यूचुअल फंड का मैनेजर होता है। इसके अंदर जितने इस्लामिक म्यूचुअल फंड्स हैं उसमें इन्वेस्टमेंट करना मुतलकन जायज है। मसलन मीजान है, फैसल है, एचबीएल है, जो इस्लामिक है। कन्वेंशनल में इज्तनाब करें, क्योंकि कन्वेंशनल में मुमकिन है कि वो म्यूचुअल फंड्स ऐसी कंपनीज के शेयर्स पर मुश्तमिल हो या सिक्योरिटीज पर हो, गवर्नमेंट की या प्राइवेट की, बॉन्ड्स, शेयर्स, टी बिल्स, जो कि नॉन कंप्लाइंट हो। तो आप कन्वेंशनल म्यूचुअल फंड से इज्तनाब करें, इस्लामिक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने में कोई हर्ज नहीं है। और वो लोग जो मकतबे फिक़्ह जाफरी
ताल्लुक रखते हैं और अतला सिस्तानी के मुक़ल्लिद हैं, अगर वो गवर्नमेंट स्कीम्स में जा रहे होते हैं, मतलब म्यूचुअल फंड किसी गवर्नमेंट बैंक या नेशनल बैंक में जा रहे हैं, या फिर आप डायरेक्टली कोई स्कीम ईटीएफ्स वगैरह ले रहे हैं पीएसएक्स पे जाके, या आप डायरेक्ट जाके सुकूक वगैरह खरीद रहे हैं गवर्नमेंट के, तो आपको हाफ प्रॉफिट चैरिटी करना होगा। अलबत्ता जो रहबर के मुक़ल्लिदीन है उनके नज़दीक इस्लामिक होना काफ़ी और प्रॉफिट चैरिटी नहीं करना होगा। इसकी वजह क्या होती है मजहूल मालिक की, वो भी मैंने आपको कल तफसील से बताई थी। दूसरा है हिस्सा इन्वेस्टमेंट स्कीम्स। इन्वेस्टमेंट स्कीम्स नेशनल सेविंग्स की भी होती हैं, जो गवर्नमेंट डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट स्कीम्स दे रही होती हैं, और आपकी प्राइवेट भी होती हैं, ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट स्कीम्स आती हैं। तो देखें, कन्वेंशनल जितनी इन्वेस्टमेंट स्कीम है इनसे बचें, हराम है। क्यों? क्योंकि ये सब कर्ज की बुनियाद पर होती है। कहते हैं आप हमें कर्ज दें, आपको आपका कैपिटल मिलेगा और प्रॉफिट भी मिलेगा। ये कॉन्ट्रैक्ट कंप्लाइंट नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट कंप्लाइंट क्या है कि आप पैसे मिलाएंगे, नफा होगा नफा मिलेगा, नुकसान होगा नुकसान। शरीयत ने वाजे का है, अगर नफा हो रहा है बिजनेस में तो नफा बटेगा, नुकसान हो गया तो नुकसान बटेगा। हाँ, अगर उसने कोई नेग्लिजेंस की, उसने कोई मिसकंडक्ट किया, उसने कोई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया, तो इस सूरत में जिसकी वजह से नुकसान हुआ उसको नुकसान होगा। अब ये जितनी ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट स्कीम्स आई हुई हैं आजकल, आप इतने पैसे लगाएं और डबल हो जाएंगे, ट्रिपल हो जाएंगे। सबसे पहले आपकी जिम्मेदारी कि आप एक वेल अवेयर इन्वेस्टर होने चाहिए। पैसे कहाँ लगा रहे हैं, किस इदारे को दे रहे हैं, वो इदारा करता क्या है। हमारे बहुत से ऐसे इदारे हैं एक्सनेक्स के नाम से, और बहुत सारे मैंने सुने ऑनलाइन भी लोग बताते हैं कि भाई फला इदारा है। हम पूछते हैं वो काम क्या करते हैं, वो बहुत सारे काम करते हैं। वो बहुत सारे काम क्या है नहीं पता। तो भाई उम्मीद तौर पे ये होता है कि लोग छोटे छोटे पैसे जमा करके एक पूल बनाकर उसको एक सूदी मामले में लगा दें। तो सूदी मामले में पैसे लग जाना तो खुद आपके, गोया आपने हलाल तरीके से पैसे तो दिए, लेकिन फायदा वो सूदी फायदा आ रहा है, तो जो कि नाजायज है। मसलन बैंकों में, सूदी बैंकों में पैसे रखवाना, ये भी यही है कि आप कहें मैंने तो पैसे दिए इन्वेस्टमेंट के लिए, लेकिन वो आगे कर्ज देता है और सूद लेता है, तो फिर ये तो गलत हो गया ना। तो गोया वो आपकी ट्रांजैक्शन लैग की नॉन कंप्लाइंट है। जस्ट बैंक किसी को कर्जा दे रहा है, सूद ले रहा है, और खुद ही ये कॉन्ट्रैक्ट भी नॉन कंप्लाइंट है कन्वेंशनल बैंकिंग का। इस्लामिक में नई चीज नहीं है, बल्कि कॉन्ट्रैक्ट को दुरुस्त किया गया है। दुरुस्त किया करने से क्या मुराद है? ऐसा नहीं है कि गलत था हमने सही किया, हम ये कह रहे हैं सही चीज थी जो छोड़ दी और गलत काम करने लगे लोग। सही काम क्या है कि आप पैसे दें, आप रब्बुल माल हैं, और बैंक मुजारबा कर रहा है, बैंक आगे इन्वेस्टमेंट करे, इन्वेस्टमेंट भी शरिया कंप्लाइंट तरीकों से करे, शरीय कंप्लाइंट इंस्ट्रूमेंट्स में करे, तो ये मामला कुल मिला के दुरुस्त शुमार होगा। तो जो ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट स्कीम है उसके अंदर बहुत एहतियात भी करें। बाज़ औक़ात अक्सर और बेशतर हमारा जो फॉरेन रिजर्व्स है वो जा रहे होते हैं बाहर। इसी तरह से हमें पता नहीं होता, क्लैरिटी नहीं होती है पैसे कहाँ लग रहे हैं। अब किसी हमने बाहर की कंपनी में पैसे लगाया, पैसे डबल मिल रहा है, पता ही नहीं है। अगर वो किसी ऐसी इंडस्ट्री में पैसे लगा रहे हैं जो कि नाजायज है, तो बताइए फिर क्या हुक्म होगा। तो लिहाजा कोई भी इन्वेस्टमेंट स्कीम हो, पहले तो आप देखें शरिया कंप्लाइंस। शरीय कंप्लायंस है। शरीय कंप्लायंस क्या है? क्या शरीय कंप्लायंस का मतलब ये कि जो ओनर है उसकी बड़ी दाढ़ी होनी चाहिए, उसके हाथ में तस्बीह होनी चाहिए, वो दो चार हदीस और कुरान की आयतें पढ़े। शरीय कंप्लायंस इससे नहीं कहते। ये तो वो शख्स खुद कंप्लाइंट नजर आ रहा है। शरीय कंप्लायंस जो कारोबार हो रहा है वो इन शराइत के मुताबिक हो, कारोबार ठीक हो, कारोबार का तरीका ठीक हो, ये शराइत पूरी होनी चाहिए। उससे पूछा जाए एग्रीमेंट क्या है, एग्रीमेंट लिखा हो। और ये हम आदत अपनाएं कि जब कारोबार कोई भी काम करें उसमें लिखी हुई चीजों को पढ़ें। हमारे उम्मीद तौर पे पढ़ने का रुझान नहीं है, पढ़े रहने का तो रुझान है, पढ़ने का नहीं है। वो बस कहा जाता है भाई अकाउंट पे साइन कर दें, आप यहाँ साइन करें, यहाँ साइन करें। भाई पूछें, इस्लामिक बैंक में जाके अकाउंट खुलवाएं तो जाके पूछें ये किस कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद पर है। अब तो बाकायदा तमाम बैंक के फॉर्म्स में भी हम लोगों ने, यानी जो उलमा कराम उन्होंने ऐड करवाया कि भाई आप इसमें लिखें मुजारबा क्या होता है, करंट अकाउंट कर्ज पे होता है, मुजारबा की शराइत क्या है, ताकि आपको जो इन्वेस्टर है, डिपॉजिटर है, उसको पता हो कि वो कहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहा है, किस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू इन्वेस्टमेंट होगी। ये बहुत जरूरी चीज है। तो हम एक आदत अपनाएं तहकीक की, इंशाल्लाह। आखिरी हमारा है वकाला। वकाला क्या होता है? वकाला आप किसी के बिहाफ पे काम करते हैं, अपना काम नहीं कर रहे, किसी के बिहाफ पे। इन्वेस्टमेंट एजेंसी भी होती है, आप किसी के बिहाफ पे पैसे लगा रहे हैं, जैसे फंड मैनेजर्स होते हैं, पोर्टफोलियो मैनेजर्स होते हैं। ये पैसे, इसमें कोई मुशारका नहीं होता है, यानी प्रॉफिट में शरीक नहीं होते, बल्कि ये एक सर्विस फराहम कर रहे हैं, और इसके नतीजे में चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, इनको इनकी सर्विस फीस मिलेगी। हाँ, अगर ये लॉस इनकी नेग्लिजेंस की वजह से हुआ है तो जाहिर है फिर नहीं होगा। लेकिन मसलन आपने मुझे पैसे दिए, मैंने आपको पैसे दिए, और आप मेरे बदले पैसे लगा रहे हैं मेरे बिहाफ पे, तो ये एजेंसी है। लेकिन अगर मैं और आप मिलके काम कर रहे हैं कि मैं पैसे दे रहा हूँ, काम आप करेंगे, तो यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, मुशारका टाइप है। लेकिन अगर मैं कहता हूँ आप पैसे लगाएं, और आप मेरे ब्याह पे फंड मैनेजर हैं, पोर्टफोलियो मैनेजर हैं,
तो जो कुछ नफा होगा वो मेरा है, जो कुछ लॉस होगा वो मेरा है। आपको आपकी एजेंसी फीस मिलेगी। और यहाँ पे भी वो तमाम शरायतें हैं, अहलियत मुताक़िदैन, द वर्क शुड बी परमिसिबल बाय शरिया, नेचर ऑफ वर्क एक्सेप्ट एजेंसी एज पर शरिया, यानी जो एजेंसी का काम है वो शरिया के मुताबिक जायज़ हो। मैं किसी को अपना वकील बना दूं कोई नाजायज काम करने के नहीं है, तो वो नाजायज ही होगा, जाहिर है। द नेचर ऑफ वर्क फी मस्ट बी स्पेसिफाइड एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अलोंग, वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें। मोनेटाइजेशन, मोनेटाइजेशन होती है, आपका जो पेज है यूट्यूब का पेज वो मोनेटाइज कर दिया जाता है। अब यहाँ पे बड़ा सवाल होता है मोनेटाइज करवाते हुए कंटेंट क्या आएगा। कंटेंट में देखें, इसके अंदर अगर तो कोई ऐसा कंटेंट मोनेटाइजेशन पे आ रहा है जो कि मुतलकन नाजायज है, मतलब शराब को प्रमोट किया जा रहा है, एडल्ट्री को प्रमोट किया जा रहा है, तो ये मुतलकन नाजायज होगा। लेकिन अगर कोई ऐसा है मामला जो कि जायज है लेकिन उसमें कोई नॉन कंप्लाइंट सीन्स मौजूद हैं या कोई चीज मौजूद है, मसलन कोई ऐड है खाने का, सिरिलैक का ऐड है, अब उसके अंदर जरूरत नहीं है कि कोई खातून हो और या वो गैर बगैर हिजाब ही के हो, सिरिलैक ऐड दिखाना जायज है, सिरिलैक भी जायज है। तो इस सूरत में अगर कोई ऐड चल जा रहा हो खातून भी है तो वो खातून का अमल नाजायज है, अलबत्ता उसकी वजह से वो ऐड चलना नाजायज नहीं होगा। लेकिन बाज औकात बाज लोग इसके अंदर सख्ती करते हैं, वो कहते हैं नहीं चूंकि उसके अंदर नॉन कंप्लाइंट कोई भी चीज आ गई वो पूरा नॉन कंप्लाइंट हो गया। इस तरह नहीं है। मसलन होता ही है कि एक शराब की कंपनी है, वो शराब की प्रमोशन कर रही है, तो अगर हिजाब पे भी कोई प्रमोशन कर लेगा तो भी नाजायज है। तो असले काम को पहले देखते हैं, उसके बाद उसके ताबे, यानी उसके अंदर जो छोटे शूज हैं, मसलन वो गैर हिजाब, हिजाब के बगैर तस्वीर है, या फिर उसमें कुछ ऐसा म्यूजिक भी है। अच्छा, हर म्यूजिक भी हराम नहीं है, गिना हराम है जो लहब लाब में मुब्तला करे, वरना हर मौसीकी हराम नहीं है, गिना हराम है। तो बहरहाल ये डिफाइन कैसे होगा, हर वो म्यूजिक जो आपको लहव लाभ में मुब्तला करे, या वो ऐसा म्यूजिक है जो हराम महफिलों, मसलन फिल्मों से गानों से लिया गया हो, तो वो नाजायज होगा, चाहे वो मनकबतों में क्यों ना हो। मनकबत अगर गाने की तर्ज पे पढ़ी जाए, चूंकि वो तर्ज या फिर वो या उन म्यूजिक के साथ पढ़ी जाए जो कि गानों की महफिलों में इस्तेमाल होती है, तो वो मनकबत भी नाजायज होगी। बाकायदा इसके ऊपर फुकाहा ने फतवा दिया है कि वो तमाम आवाजें या वो तौर तरीके जो लहव लाभ की मजलिसों में इस्तेमाल होते हो, तो चूंकि वो वहां से खास हो गए तो लिहाजा इस वजह से नाजायज होंगे वो। बहरन, तो ये मोनेटाइजेशन में अक्सर सवाल किया जाता है, अगर मोनेटाइजेशन किसी ऐसे प्रोडक्ट के जरिए हो रही है, मार्केटिंग जो कि प्रोडक्ट खुद जायज है, तो फिर कोई हर्ज नहीं है। लेकिन उसके अंदर बाज़ औक़ात बाज़ नॉन कंप्लाइंट चीज़ें होती हैं, तो कोई इज्तनाब करना चाहता है तो एहतियात कर सकता है, अलबत्ता स्पेसिफिकली फतवा लिया जा सकता है। जाहिर है मैं फतवा नहीं दूंगा, मैं आपको सिर्फ एक मौजू समझा सकता हूँ। एसेट मोनेटाइजेशन, फाइनेंशियल मोनेटाइजेशन, डिजिटल मोनेटाइजेशन, ये सारी चीजें मैंने आपकी अर्ज की। ब्रोकरेज सर्विसेज क्या होती है? ब्रोकरेज सर्विसेज, हमसे पहले दिन सवाल ये हुआ था। ब्रोकरेज सर्विसेज में ये एजेंसी होती है कि आपके बिहाफ पे सेल परचेज करता है। तो ब्रोकरेज सर्विसेज में मैंने आपसे कहा था कि एजेंसी की शर्त क्या है कि काम जायज कामों का हो। सूदी मामलात के अंदर ब्रोकरेज सर्विसेज हो कि सूदी इंस्ट्रूमेंट्स खरीदने के लिए, तो चूंकि इन्वेस्टमेंट करना ही जायज नहीं है, तो चाहे आप करें या कोई एजेंसी के जरिए करें, बाहर सूरत नाजायज होगा। तो लिहाजा ब्रोकरेज सर्विसेज में आपने ये देखना होगा कि जो आप काम करवा रहे हैं वो कंप्लाइंट है या नहीं है, तो फिर वो ब्रोकरेज करने में भी कोई हर्ज नहीं है। वो ब्रोकरेज किसी भी चीज की हो सकती है, आजकल कैपिटल मार्केट में भी ब्रोकरेज सर्विस होती है, कमोडिटी मार्केट में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज हो या पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज हो, और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तो बाकायदा इस्लामिक ब्रोकरेज के लिए काम हो रहा है, और शरी कंप्लाइंट ट्रेडिंग काउंटर भी आने वाला है। और जो लोग कंप्लाइंट शेयर्स में जाना चाहते हैं तो केमा इंडेक्स के जरिए या किसी भी ब्रोकर के थ्रू जो इस्लामिक ब्रोकरेज सर्विसेज दे रहा है या डेडिकेटेड इस्लामिक ब्रोकरेज सर्विस है, तो उसके साथ अपना मामला अंजाम दे सकते हैं। मेरे ख्याल में हमने कोशिश की है कि हम असली जो फ़िक़ी अहकामात हैं वो भी बताएं और उसकी कुछ कॉन्टेम्परेरी प्रैक्टिसेस को भी बताएं। अब मैं चाहूँगा कि अगर आपके जो सवालात हो तो हम सवालात देख लें। हमारा मौजू यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह तमाम हो गया है। और जो हमारी वो थी दूसरा लेक्चर सीरीज थी लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वो मुकम्मल हुआ। इंशाल्लाह रमज़ान के तीसरे अशरे में हम इंट्रोडक्शन टू इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस और जो करंट ये पूरा सिस्टम है, फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान, उसमें क्या है करंट, उसका स्टेटस क्या है और उसके अंदर क्या अपॉर्चुनिटीज है प्रोफेशनल्स के लिए, स्कॉलर्स के लिए, और एज ए कंज्यूमर मैं समझूं पूरी फाइनेंशियल इंडस्ट्री को, इंशाल्लाह हम इसके ऊपर बात करेंगे।
इसका कोई सर्टिफिकेट मिलेगा? हमाद हाशमी साहब कह रहे हैं जी इसका सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन मिलेगा। इज देयर एनी कंडीशन टू इवेल्युएट द पर्सन हु प्रोवाइडिंग सर्विसेज मुदारबा कॉन्ट्रैक्ट? जी वही है जो जीशान अहमद साहब ने सवाल किया है। जो मुदारबा कॉन्ट्रैक्ट कोई भी होगा उसके अंदर जो बेसिक कंडीशन है वो है अहलियतुल मुताक़िदैन, बालिग होना, आकिल होना, सफीह ना होना, अपने इरादे से काम करना, महजूर तसर्रुफ ना होना। ये बुनियादी शरायतें जो कि तमाम कॉन्ट्रैक्ट्स में एप्लीकेबल है इक्वली। मैरिज कॉन्ट्रैक्ट एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट में आ सकता है या नहीं? नहीं, मैरिज कॉन्ट्रैक्ट तो दो लोग लड़के लड़की में होता है ना। हाँ, जो हम निकाह पढ़वाते हैं ये एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट है। खुद मैरिज कॉन्ट्रैक्ट तो दो लड़का लड़की में, वो तो मैरिज कॉन्ट्रैक्ट उन दोनों के दरमियान है। निकाह पढ़ने के लिए किसी को जो बुलाया जाता है वो एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। प्लीज कैन यू शेयर द स्लाइड्स? शेयर, या वी विल शेयर द स्लाइड्स विद ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। ग्रुप है कोई हमारे पास? इंशाल्लाह वी विल शेयर इट इन ग्रुप। सर एक सवाल है हमारा हाशमी साहब, जिसका सवाल है वो खुद को अनम्यूट करके जल्दी जल्दी सवाल कर सकते हैं। अभी हमारे पास 15 मिनट है, मैंने आज जल्दी खत्म किया है ताकि हम सवालात को इंशाल्लाह एंटरटेन कर सकें। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम मोहम्मद हशमी और मेरा ताल्लुक भी ब्रांच बैंकिंग से यूपीएल से। आवाज नहीं आ और रही आपकी, थोड़ा तेज बोलें। अच्छा सर, मेरा नाम मोहम्मद हशमी है और मेरा ताल्लुक भी ब्रांच बैंकिंग से यूपीएल से मैं जॉब करता हूँ और मेरी डिग्री भी इस्लामिक बैंकिंग की है। तो मेरा एक सवाल आपसे, माजरत कल वाला जो टॉपिक था उसके हिसाब से, जो आप कह रहे थे कि हर शेयर खरीदना सही है, तो स्टेट बैंक की वो ऐसी दी गई जो रूलिंग है 30% किसी कंपनी का वो ना हो, ना सूद ना हो उस कंपनी में, और जो उसकी दोबारा इनकम हो। सवाल करेंगे, आवाज रुक गई है। सॉरी सर, माजरत मैं वापस ख्याल में इसी करता में रहना है। हूँ। मेरा सवाल ये है, जो कल आप दोबारा बता सवाल रहे थे। कीजिए। सर अब आप आपको आवाज आ रही है मेरी? जी मुझे आ रही है। सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो आपने कल उसका था ना शेयर्स का, कि शेयर्स खरीदना सही है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि कौन कौन से शेयर्स हम खरीद सकते हैं किस कंपनी के, सिवाय उसके जिसका कोई बिजनेस से हराम हो, उसके अलावा। और दूसरा, आप मुझे एक मिसाल से अगर समझा दें वो ज़्यादा अच्छा होगा। और दूसरा मेरा सवाल ये था कि जो जिस कंपनी में 30% से ज़्यादा इंटरेस्ट हो, तो क्या उस कंपनी के शेयर्स लेना सही है? और जिस कंपनी की इनकम को 5% से ज़्यादा इंटरेस्ट आता हो, तो उस कंपनी के भी क्या शेयर्स लेना सही है? और जो आपने मुझे एक चीज़ और बताई थी, माजरत में कल के ही टॉपिक आपसे रिपीट कर रहा हूँ, मैं माजरत चाहता हूँ आपसे। आपने बोला था ना कि हमारे फिक्र जाफिया में ऐसा होता है कि हम लोग एक्सेस ले लेते हैं हम जीन्स के ऊपर, जैसे आपने नोट की मिसाल दी थी कि जो नोट है उसके ऊपर हम एक्सेस ले लेते हैं। ये आप मुझे वापस समझा देंगे अगर आपकी तबीयत पे गिरा ना पड़े अच्छा, तो दो हाँ सवाल हैं जी। कैपिटल मार्केट में शेयर्स के इन्वेस्टमेंट के हवाले से। तो मैंने पहले कल भी कहा था कि पहली बुनियादी शर्त यह है कि चूंकि आप किसी बिजनेस में शिरकत कर रहे होते हैं, शेयर्स खरीदने का मतलब है कि आप उसमें फीसदी या एक हिस्सी एतबार से, एक शेयर के एतबार से मालिक बन जाते हैं। तो उस कंपनी का बुनियादी कारोबार जायज होना चाहिए, ये एक बुनियादी बात है। लेकिन चूंकि हमारा फाइनेंशियल सिस्टम कंप्लाइंट नहीं है, उसके अंदर बाज इदारे मुमकिन है बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसके अंदर मसला ये होता है कि उन्होंने सूदी इन्वेस्टमेंट्स की भी होती हैं, या उन्होंने अपना कैपिटल जो है वो सूद पर लेकर डेवलप किया होता है, उस पर सूद वो दे रहे होते हैं, वगैरह वगैरह 10 और मसाइल होते हैं उसके अंदर। तो बेहतर यह है कि आप KMI इंडेक्स में, KMI 30 या KMI 100, जो इस्लामिक एक इंडेक्स बनाया गया है, उसके अंदर जितनी कंपनीज फॉल करती हैं, ऑलमोस्ट 60-70% कंपनीज हैं जो PSX पर लिस्टेड है। 537 या 540 कंपनियों में से तकरीबन 300 या 400 से ज्यादा कंपनीज हैं जो शरीय कंप्लाइंट हैं। उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने में कोई हर्ज नहीं है। और जहां तक की रही बात कि जो उसके अंदर रिलैक्सेशन क्राइटेरिया दिए गए हैं, जो KMI इंडेक्स का क्राइटेरिया बयान किया गया है, वो दुरुस्त है, उसमें कोई हर्ज नहीं है। या तो हम जाए 100% पे कि नहीं कोई सूदी मामला हो ही ना, तो ऐसी कंपनीज ही नहीं मिलेंगी। कतई तौर पे जो हम कहते हैं कि रिलैक्सेशन जो हम दे रहे होते हैं, हम ये कह रहे होते हैं कि 5% तक के सूद इनकम उसकी ज्यादा ना हो, ये कैपिटल रेज जो है वो 30% से ज्यादा ना हो। इसका ये मतलब नहीं होता कि हम कह रहे हैं वो सूद जायज है 5% से कम। सूद सूद है, वो हराम है। देखिए, मैं उस आमदनी को जायज नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ उस कारोबार में शिरकत करना जायज है या नहीं। मसलन एक इसकी मिसाल लें, एक शख्स कारोबार करता है, तकरीबन कारोबार जो है वो 100% उसका ठीक है, लेकिन वो झूठ भी बोलता है, कभी कभार वो दो नंबरी भी कर देता है, धोखा देके भी बेच देता है। अब उसके बताएं आमदनी के अंदर कुछ हराम भी शामिल है या नहीं?
अब मुझे सवाल होता है क्या मैं उस शख्स का कारोबार कर सकता हूँ, वो कारोबार जायज कर रहा है, यानी जो शरन जायज है, अक्सर व बेशतर मामलात भी उसके ठीक है, मुमकिन है उसकी आमदनी में कुछ मसला हो, तो मैं ये कहता हूँ खुद एक कारोबार में शरीक होना जायज है। ना कि इसका ये मतलब बनता है कि वो सूदी आमदनी हराम नहीं है। कंपनी डिक्लेयर करती है उसकी इंटरेस्ट इनकम को, आप अपने डिविडेंड में से उतना इंटरेस्ट चैरिटी के तौर पे दे दें, उसको प्योरीफाई कर दें, खत्म। तो यहाँ सवाल है इन्वेस्टमेंट की, ना कि सवाल है कि आया वो हलाल है या हराम है। तो इन्वेस्टमेंट करना जायज है। इसी तरह जो कैपिटल रेज किया जाता है, उम्मीद तौर पर हमारी कंपनीज ने जो कैपिटल रेज हुआ हुआ है वो डेट बेस्ड होता है ज्यादातर, तो हम उसके अंदर शर्त ये लगाते हैं कि कम हो, यानी सूद जिस तरह लेना हराम है, सूद देना भी तो हराम है। तो ये गोया तरीकेकार है तदरीज का, ग्रेजुअली हम आगे जा रहे हैं इस्लामिक फाइनेंस की तरफ, क्योंकि अगर हम ऑल ऑफ अ सडन चेंज लाएं तो वो सस्टेनेबल नहीं होता है। तो जितनी KMI इंडेक्स में कंपनीज है उसके शेयर्स खरीदने बेचने में कोई हर्ज नहीं है, ये मुख्तसर जवाब। दूसरा आपने सवाल पूछा था, क्या पूछा था? हाँ, करेंसी के हवाले से। इमामिया के नजदीक अगर एक ही जिन्स की करेंसी हो, यानी रुपए को रुपए के बदले, रुपए का मतलब पाकिस्तानी रुपया, इंडिया रुपए अलग शुमार होगा, या श्रीलंकन रुपया अलग शुमार होगा, रुपए को रुपए के बदले बेचा जाए, अगर वो स्पॉट पर बेचा जाए, नकद बेचा जाए, तो वो इजाफे के साथ बेचा जा सकता है। यानी मतलब ईद के दिनों में गड्डी वगैरह खरीद रहे होते हैं, आप फ्रेश नोट्स ले रहे होते हैं, तो आप अगर 10,000 रुपए के नोट, जो फ्रेश नोट्स हैं, वो 10,500 रुपए के बदले खरीदे, तो इमामिया के नजदीक जायज है, इसमें सूद नहीं होता। सूद के ना होने की वजह ये कि ये जो नोट है ये काउंटेबल चीजों में से, और काउंटेबल चीजों में इमामिया के नजदीक चीज नहीं है, मेजरेबल वेटेबल चीजों में होता है। और दूसरा, अगर ये नसीअतन हो, उधार हो, तो नाजायज होगा, क्योंकि उधार होने की सूरत में ये कर्ज ही होगा, सिर्फ खरीदो फरोख्त का नाम इस्तेमाल किया जाएगा। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह, आपका सेशन अटेंड करके अच्छा लगा। और लास्ट में बस एक क्वेश्चन एक और है, जो भी आपने इजारा का बताया था। अच्छा, इजारा में तो हम लोग बलून पेमेंट नहीं करते, अगर जो उसमें हम लोग पेमेंट करते हैं वो उसको एज अ रेंटल हम लोग एंटरटेन करते हैं, तो इस बारे में आप मुझे थोड़ा और गाइड कर सकते हैं? वह ऐसे ही है, इसमें कोई हर्ज नहीं है, आप पहले रिसीव कर लें या ग्रेजुअली रिसीव करें या बाद में करें। असल जो बात बताने का मकसद था वो ये था कि इजारा जब शुरू होता है जब आप एसेट डिलीवर कर देते हैं और यूजेबल कंडीशन में, उससे पहले जो कुछ पैसे लिए जाते हैं वो सब के सब लाइबिलिटी होती है, यानी वो इनकम होती है जो रिसीव्ड होती है अकाउंटिंग टर्म्स में, बट नॉट अर्नड होती है। तो इन केस अगर एसेट डिलीवर नहीं किए जा सके तो वो सारे का सारा पैसा वापस करना होगा। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह। कोई किसी और का कोई सवाल है? सवाल ना होने की दो वजूहत होती हैं, या सब कुछ समझ में आ गया है या कुछ भी समझ में नहीं आया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इंशाल्लाह समझ में आया होगा। अल्लाह से दुआ गो है कि अल्लाह ताला हमारी इस कोशिश को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए, हमारी तमाम तर खताओं लफ्ज़िशों से दरगुजर फरमाए। इंशाल्लाह दुआ करते हैं आखिरी में, और अपना ये मौजू बाकायदा तौर पे ख़त्म करते हैं। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना व अख्ताना, रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना, रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिह वअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंता मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम जमीन व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इंशाअल्लाह जो हमारी दूसरी अनाउंस होगी ट्रेनिंग प्रोग्राम रिबा पे, इंट्रोडक्शन इस्लामिक बैंक एंड फाइनेंस, उसमें भी आप लोग जरूर शिरकत कीजिएगा। शुक्रिया। अल्लाह, शुक्रिया।